अच्छा, तो वी आर स्टार्टिंग विद March 23। सही है, March 23 का ये P3 है। P2 का पेपर है। 1 hour 15 minutes। तो काइंडली फोकस रखना। इंपॉर्टेंट कुछ लगे तो बंदा लिख ले। सही है। देखो, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि यूटिलिटी थ्योरी इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ द रैशनल कंज्यूमर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आपको ये दिया जाता है थ्योरी ऑफ डिमांड में कि कंज्यूमर्स आर रैशनल, दे आर सेल्फिश। अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं वो लोग। सही है। काफी अजम्पशंस थी रैशनल कंज्यूमर की, देख लेते हैं। व्हाट इज नेसेसरी टू एक्ट एज अ रैशनल कंज्यूमर? एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। क्या नेसेसरी है फॉर अ रैशनल कंज्यूमर फॉर टू हैव एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन? यस। जब तक उसके पास एक्सेस टू कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, वो अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं कर पाएगा। एडिक्टिव बिहेवियर नहीं होना चाहिए, वरना वो आउट ऑफ हैबिट चीजें कंज्यूम करेगा और अपनी सेटिस्फेक्शन को मैक्सिमाइज नहीं करेगा, अपने बेनिफिट को मैक्सिमाइज नहीं करेगा। चॉइस शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ अदर कंज्यूमर्स। फीडबैक वगैरह देखा देखी नहीं होनी चाहिए। सेटिस्फेक्शन के हिसाब से कंजम्पशन होनी चाहिए। तो यस, नो, यस, यस, नो, यस। डी इज द राइट आंसर। सही है। तो पहला एमसीक्यू तो मेरे ख्याल में ऐसा था कि जिसमें आपको मार्क्स बिल्कुल भी लूज नहीं करने हैं। बहुत ही बेकार एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 2। द प्राइस ऑफ द गुड एस इज $6 एंड द प्राइस ऑफ गुड टी इज $8। सही है। तो गुड एस कितने का है? गुड एस है $6 का। गुड टी कितने का है? गुड टी है $8 का। अ कंज्यूमर्स मार्जिनल यूटिलिटी फॉर ईच गुड इज शोन। इफ दिस कंज्यूमर वांट्स टू मैक्सिमाइज टोटल यूटिलिटी, विच कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स वुड दे कंज्यूम? अच्छा, अगर आपको याद हो, जब दो गुड्स से मुझे अपनी सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज करनी होती थी, तो टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम वाली assumption फॉलो होती है। तो टू कमोडिटी इक्विलिब्रियम वाली assumption क्या होती है? mu ऑफ x इज इक्वल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ x इक्वल्स टू mu ऑफ y डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ y। अब क्योंकि यहाँ पे गुड्स अलग हैं, तो अलग गुड्स लिख लेंगे। क्या लिखोगे? mu ऑफ s डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ s शुड बी इक्वल्स टू mu ऑफ t डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ t। तो बेसिकली इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल की assumption यहाँ पर लगेगी कि द रैशनल कंज्यूमर दो गुड्स के mu पर डॉलर, ये mu पर डॉलर है ना, mu ओवर प्राइस क्या होता है? mu पर डॉलर। mu पर डॉलर शुड बी इक्वल इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज सेटिस्फेक्शन। तो आपने क्या करना होगा? 36 को 6 से डिवाइड करो, 24 को 6 से डिवाइड करो, 18 को 6 से डिवाइड करो। तो मुझे सारे आंसर एक एक करके जरा बता दो। 36 डिवाइड बाई $6 क्या होता है? 36 डिवाइड बाई $6 क्या होता है? पहले गुड एस का कर लेते हैं, एमयू पर डॉलर निकाल लेते हैं। साले हर हर यूनिट पे मुझे सारे एमयू पर डॉलर निकालने पड़ेंगे। तो 36 डिवाइड बाई सिक्स इज 6। 24 डिवाइड बाई सिक्स कितना होता है? 4। 18 डिवाइड बाई सिक्स होता है 3। 9 डिवाइड बाई सिक्स कितना होता है? 9 डिवाइडेड बाई सिक्स कितना होता है? मेरी मेंटल मैथ बहुत खराब है। 1.5। और 0 डिवाइड बाई सिक्स तो 0 होगा। सही है। अच्छा, अब मुझे बता दो 32 डिवाइड बाई 8 कितना? 32 डिवाइड बाई 8 कितना? 4। 22 डिवाइड बाई 8, 22 डिवाइडेड बाई 8 2.75। 20 डिवाइडेड बाई 8 2.5। 18 डिवाइडेड बाई 8 बताओ। 2.25। और 9 डिवाइडेड बाई 8, 9 डिवाइडेड बाई 8 1.125। मुझे बताओ कौन सा, कहां पर इक्वल आ रहा है? जरा गेस करो। दोनों में से कॉमन किधर आ रहा है? इक्वल होना चाहिए ना, इक्वल इक्वल होना चाहिए। मतलब जो एमयू पर डॉलर ये है, यही एमयू पर डॉलर ये भी होना चाहिए। तो किधर आ रहा है जरा नोटिस करो। अगर मैं 4 को देखूं तो 4 यहाँ पर भी है, 4 यहाँ पर भी है। सही है। मतलब 1 पे। उसके अलावा कोई ऐसा है जो कॉमन है? ऐसा कोई भी नहीं है जो कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि एज अ रैशनल कंज्यूमर मुझे चाहिए, एज अ रैशनल कंज्यूमर मुझे चाहिए कि मैं गुड एक्स 2 कंज्यूम करूं और गुड टी कितने कंज्यूम करूं? 1। मेरा आंसर क्या होगा? बी। समझ आया? अगर सिर्फ एक गुड दिया होता तो फिर mu इज इक्वल्स टू प्राइस पे मेरी टोटल सेटिस्फेक्शन मैक्सिमाइज होती। दैट इज वन कमोडिटी इक्विलिब्रियम। mu इक्वल्स टू प्राइस। सही है। तो 2 का आंसर आपका हो गया बी।
तो बेसिकली मैं वापस समराइज कर रहा हूँ जिनको कंफ्यूजन अगर है अभी भी, कि आप सबसे पहले एम यू ऑफ एस डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एस करके सारे आंसर्स निकालो, एम यू ऑफ टी डिवाइडेड बाय प्राइस, सारे आंसर निकालो, दोनों को इक्वल करना है, तो दोनों इक्वल हो गए, तो फिर हमने उस हिसाब से यूनिट देख ली, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत घिसा पिटा एमसीक्यू है, बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, कोई नया एमसीक्यू ये नहीं है। द डायग्राम शोज द इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन एन इंडिविजुअल कंज्यूमर इक्विलिब्रियम मूविंग फ्रॉम E1 टू E2। तो इनिशियली आई वाज एट E1, मैं E1 पे था और मैं E2 पे जा रहा हूँ, तो E1 से E2 मेरा टोटल इफेक्ट है। पर अलोंग द इंडिफरेंस कर्व जब हम जाते हैं और इमेजिनरी बजट लाइन बनाते हैं, तो ये E1 से लेके रेट से मैं यहाँ पर E स्टार लगा देता हूँ। तो अगर तुम नोटिस करो E1 से लेके E स्टार, E1 से लेके E स्टार फ्रॉम X टू X1, ये क्या है, ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, याद है। और फिर X1 से तुम आ रहे हो पीछे, X1 से तुम क्या आ रहे हो, X1 से तुम आ रहे हो पीछे E के ऊपर, X1 से तुम हम आ रहे हो पीछे E के ऊपर, तो ये तुम्हारा होगा X2। तो ये X2 तुम्हारा इनकम इफेक्ट है। बेसिकली क्या हुआ, तुम पहले X से X1 गए, दैट इज योर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, और फिर तुम बीच में आके रुक गए, ये तुम्हारा X2 आ गया, तुम्हारा इनकम इफेक्ट। अब याद करो ये क्या हो रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब या तो ये इंफीरियर गुड है, या तो ये गिफिन गुड है, या तो ये इंफीरियर गुड है, या तो ये गिफिन गुड है। इंफीरियर गुड के केस में क्या होता था, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेज इनकम इफेक्ट, तो ये इंफीरियर गुड है। और अगर गिफिन गुड होता तो इनकम इफेक्ट आउटवेज सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, तो ये गिफिन गुड है। तो इस सवाल में वैसे ये पूछा भी नहीं है मेरे ख्याल में, व्हाट कैन बी डिड्यूस फ्रॉम द डायग्राम अबाउट द प्राइस चेंज। प्राइस चेंज क्या है, फॉल है राइज है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जब आगे जाता है तो प्राइस क्या होती है, फॉल। सब्सटीट्यूशन जब आगे जाता है तो प्राइस क्या होती है, फॉल होती है। तो प्राइस ऑफ एक्स फॉल हो रही है, प्राइस ऑफ एक्स क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो प्राइस ऑफ एक्स आपकी फॉल हो रही है, ये आगे गया, ठीक है, तो प्राइस ऑफ एक्स फॉल्स। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पॉजिटिव होता है प्राइस फॉल का, ये भी हमें पता है। इनकम इफेक्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, क्वांटिटी बढ़ रही है गिर रही है, नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा, ये नया एमसीक्यू नहीं है, ये बहुत रिपीटेड है। अगर मेरे पीछे वाले पेपर सब अ, सही से कर रहे हैं, तो क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, उनको ये मसला नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4, व्हाट इज लाइकली टू हेल्प क्रिएट डायनेमिक एफिशिएंसी। डायनेमिक एफिशिएंसी क्या होती है, डायनेमिक एफिशिएंसी ये होती है कि व्हेन यू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, व्हेन यू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, और ऐसे करके आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो जाए और आपका लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाए। अब नॉर्मली यहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एक्सटर्नल इकोनॉमी ऑफ स्केल में भी यही होता है, तो डायनेमिक एफिशिएंसी में भी यही होता है, सही है। एंट्री टू बैरियर्स आर रिड्यूस टू इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट, नो। कह रहा है ऐसी कौन सी चीज है जो हेल्प करेगी टू क्रिएट डायनेमिक एफिशिएंसी। फर्म्स आर लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस वेयर प्राइस इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट, व्हेन प्राइस इज इक्वल मार्जिनल कॉस्ट दिस इज एलोकेटिव एफिशिएंसी, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट प्राइसिंग, तो ये तो इसका कोई लिंक ही नहीं है। टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स आर रेज्ड टू एनकरेज फर्म्स टू प्रोड्यूस वेयर प्राइस इक्वल एवरेज कॉस्ट, नो। टैक्सेस ऑन रिटेन प्रॉफिट्स आर रिड्यूस्ड टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट इन न्यू टेक्नोलॉजी, यस, डी इज द राइट आंसर, सही है। तो आप एनकरेज कर रहे हो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, आप एनकरेज कर रहे हो स्पेंडिंग ऑन टेक्नोलॉजी, एंड दिस इज हाउ यू माइट गेट क्लोजर टू डायनेमिक एफिशिएंसी। तो 4 MCQ 4 आउट ऑफ 4 आपके इस पॉइंट पे आ जाने चाहिए थे, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल ही बेकार किस्म के ये एमसीक्यू से 4। क्वेश्चन नंबर 5 अब देख लेते हैं जरा। अगेन रिपीटेड एमसीक्यू, एट विच लेवल ऑफ आउटपुट इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन अचीव्ड कंसिस्टेंट, याद है, सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन सब्जेक्ट टू नॉर्मल प्रॉफिट, याद है। वेयर इज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट इज वेयर एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पर आपकी सेल्स मैक्सिमाइज भी हो रही है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वांटिटी मैक्सिमाइज है, डॉलर नहीं। अगर ये कहता है ना सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन, तो फिर तुम MR0 पे जाता है, ये कह रहा है सेल्स मैक्सिमाइजेशन इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात कर रहा है, और जिधर इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी की बात करते हैं वहां पर फिर नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ जाना होगा हमें। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सेल्स वॉल्यूम मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन एक ही बात है, वॉल्यूम और, अगर वो सेल्स रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन लिख देता है ना, फिर कहानी चेंज हो जाती है। तो 5 का आंसर विल बी डी। अगेन रिपीटेड है, बहुत आसान है। और आपको ये भी पता होना चाहिए एवरी प्रॉफिट अंटिल नॉर्मल प्रॉफिट, ये जितने भी सारे प्रॉफिट्स हैं, ये जितने भी सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं, ये भी पता होना चाहिए। MR0 MC इक्वल्स टू MR,
every single point before normal profit is super normal profit, ठीक है? इस क्वांटिटी से पहले जितने भी प्रॉफिट्स हैं वो सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये भी हमसे भी एक बार पेपर में आ चुका है। What is achieved in a monopolistic competition in the long run? Monopolistic competition में entry and exit weak होते हैं barriers. They are small firms. There are weak barriers to entry and exit. तो long run में आपको ये चीज पता है कि monopolistic competition और perfect competition में similarity है। Perfect competition और monopolistic competition में long run में normal profit कमाए जाते हैं। तो पहली बात, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो लॉन्ग रन में नहीं होता, इसको नो कर दो। दूसरी चीज, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। सही है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज पार्ट ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन एंड इम्परफेक्ट कंपटीशन कभी भी एफिशिएंसी अचीव नहीं करता। सही है, सही है ना, ये लोग प्रोडक्टिव अचीव करते हैं ना ये लोग एलोकेटिव अचीव करते हैं। सही है, आपको याद होना चाहिए एक चीज कि देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द लॉन्ग रन। सही है, मैं डायग्राम तो खैर अभी नहीं बना रहा, पर अगर आप डायग्राम बनाओगे आपको याद होगा हम पीछे ऑपरेट करते हैं, हालांकि हम आगे कर सकते थे, एलोकेटिव भी आगे होती है, प्रोडक्टिव भी आगे होती है, बट वी स्टिल ऑपरेट लोअर देन दैट आउटपुट। इसका मतलब हम अपनी एक्सेस कैपेसिटी को जाया कर रहे होते हैं। और वैसे भी एक जनरल आपको चीज पता होनी चाहिए कि चाहे कोई भी इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो, ना वो एलोकेटिव होते हैं ना वो प्रोडक्टिव होते हैं। ठीक है, ये तो वो है, इम्प्लाइड सी बात है। तो नो, तो आंसर यहाँ पर आपका होगा ए। सही है, तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है। नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए। अगेन देखो, जितना स्ट्रॉन्ग आपके नोट्स होंगे, जितना स्ट्रॉन्ग आपके टॉपिक्स होंगे, उतना आसानी से आप एमसीक्यू कर पाओगे और उतने आसानी से आप अपने मार्क्स को गेन कर पाओगे। कोई सवाल? Question number 7. The world's largest pharmaceutical companies developed and distributed an effective vaccine to combat a dangerous virus. बिल्कुल सही है। अगेन अनुषा, कितनी देर से मैं यही तो कह रहा हूँ कि लॉन्ग रन में नॉर्मल प्रॉफिट होता है इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, तो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट को नो करूंगा ना, यस क्यों करूंगा? सही है। क्वेश्चन नंबर 7. The world's largest pharmaceutical companies developed and distributed an effective vaccine to combat a dangerous virus. What can be associated with this vaccine program? What can be associated with this vaccine program? So vaccine is not a demerit good, पहली बात। Vaccine, the world's largest pharmaceutical companies, तो monopolies की बात कर रहा है ये, private sector firms की बात कर रहा है। Imperfect competition तो लाजमी होगा, और पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी भी लाजमी होगी, क्योंकि दीज वैक्सीनेशंस मेरिट गुड है। पॉजिटिव कंजम्पशन एक्सटर्नैलिटी क्यों होगी, एक्सटर्नल बेनिफिट क्यों होगा? क्योंकि वैक्सीन लगाने से स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम हो जाते हैं। ठीक है, स्प्रेड ऑफ डिजीजेस कम हो जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन तो नहीं है ये, खैर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी भी नहीं है, खैर तो ये तो वैसे ही हट गया है। पब्लिक गुड भी नहीं है ये, नेगेटिव प्रोडक्शन एक्सटर्नैलिटी भी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो 6 क्लियर है मेरे हिसाब से, लॉन्ग रन नॉर्मल प्रॉफिट, और 7 भी मेरे ख्याल में बहुत आसान है। सही है, इम्परफेक्ट इसलिए क्योंकि लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनीज, मल्टीपल कंपनीज है, गवर्नमेंट से वेग होती है। सही है, तो वो कोई ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहा। परफेक्ट कंपटीशन तो ये नहीं है, लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये एक हिंट है बहुत बड़ी। क्वेश्चन नंबर 8. A landlord owns a house which is rented to tenants. ठीक है, लैंडलॉर्ड वो है जो कि घर दे रहा है, ये किराएदार है। The tenants are required to pay the electricity and water bills. सही, इलेक्ट्रिसिटी और पानी का बिल मैं भर रहा हूँ, टेनेंट भर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, और मैंने किसी से घर लिया हुआ रेंट पे। The landlord is required to decorate and repair damage to the house and its gardens. ठीक है, ये सारे खर्चे लैंडलॉर्ड करता है जो घर के एसेट की वैल्यू को बढ़ाता है। What is not an example of principal agent problem? तो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम क्या होती थी? प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इज द कॉन्फ्लिक्ट between ownership and control. The divorce between ownership, conflict between, sorry, conflict between ownership and control नहीं होता, divorce between ownership and control होता है। सही है, conflict of interest होता है। तो कौन सी एग्जांपल नहीं है? The tenants forget to switch off a tap when filling a bath and water overflow damaging the floor. देखो, अगर मेरा फ्लोर डैमेज हो जाता है ना, तो फिर प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम है। there is a conflict, there is a divorce between ownership and control. पंगे हो जाएंगे, फड्डे हो जाएंगे, नुकसान हो रहा है भाई ओनर का। The tenants have a party and their guests cause damage to the interior of the house. मेरे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, वापस वही मसला, फड्डे होंगे। मेरा ओनर और कॉन्फ्लिक्ट नहीं आना चाहिए दोनों के बीच में। ओनर यहाँ पर बीच में आएगा, ओनर बोलेगा भाई मेरे घर को क्या हुआ है ये,
द टेनेंट्स लीव द लाइट्स एंड टीवी ऑन व्हेन दे गो आउट फॉर एन इवनिंग मील। क्या यहाँ पर इन दोनों का कोई पंगा होगा? क्या ओनर और टेनेंट का ऑप्शन सी में कोई पंगा होगा कि मैं अपने घर के टीवी खोल के चले गया बाहर घूमने, इससे ओनर को क्या मसला होगा? ओनर को तो कोई मसला नहीं होगा, बिजली का बिल तो मेरा आएगा, ऊपर लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी का बिल और वाटर का बिल मैं भर रहा हूँ। अब बच्चा यहाँ पर अगर ऑप्शन ए सेलेक्ट कर लेता है कि भाई ये पानी बंद करना भूल गया तो पानी का बिल ज्यादा आएगा, इसने ये लिखा ही नहीं है, इसने बोला पानी ओवरफ्लो हो गया है जिसकी वजह से फ्लोर डैमेज हो गया है, तो फ्लोर डैमेज हुआ तो ओनर बीच में आएगा ना, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम हो गया। तो ऑप्शन सी में तो ओनर बीच में नहीं आएगा, तो सी इज द राइट आंसर, देयर इज नो प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम इन ऑप्शन सी। द टेनेंट्स पार्क देयर कार इन द गार्डन डैमेजिंग द ग्रास, अगेन देखो डैमेजिंग द ग्रास, कॉन्फ्लिक्ट, पड्डा हो जाएगा। क्वेश्चन 8 का आंसर सी होगा। The result of a cost benefit analysis, question number 9, the result of a cost benefit analysis of proposed government road building project is that there will be a positive net social benefit of 50 billion. So social benefit exceeds social cost by 50 billion. Net social benefit. Why might the government not proceed with the project? देखो normally मैंने आपको यही सिखाया है कि when social benefit exceeds social cost, the government will go with the project और लाजमी उसको परस्यू करेगा। अब क्यों नहीं करेगा? The project would not be profitable for the private firm. ये कैसे यूजलेस ऑप्शन है? प्रॉफिट की क्या से बात आ गई और प्राइवेट फर्म कहाँ से आ गया? द प्रोजेक्ट वुड कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, बिल्कुल गलत, क्योंकि ऐसे बोला हुआ है नेट सोशल बेनिफिट है, तो क्यों नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी होगा? नहीं। व्हाट? व्हाई माइट, अच्छा व्हाई माइट द गवर्नमेंट नॉट प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, यही आंसर होगा। बल्कि देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल फॉर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स, ये भी एक रीजन हो सकती है। नहीं, सोचने दो मुझे, 2 मिनट वापस पढ़ना पड़ेगा सवाल, कंफ्यूजन हो गई है मुझे। अच्छा से लिखा हुआ है द रिजल्ट ऑफ अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अ प्रपोज्ड गवर्नमेंट रोड बिल्डिंग प्रोजेक्ट इज दैट देयर विल बी अ पॉजिटिव नेट सोशल बेनिफिट ऑफ 50 बिलियन। ठीक है, तो नेट सोशल बेनिफिट है 50 बिलियन का, सोशल बेनिफिट एक्सीड सोशल कॉस्ट 50 बिलियन का वो है। ठीक है, व्हाई माइट द गवर्नमेंट नॉट प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कब, इसको मैं हाईलाइट ही कर लेता हूँ, व्हाई माइट द गवर्नमेंट नॉट प्रोसीड विद द प्रोजेक्ट, गवर्नमेंट कब इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड नहीं करेगी, गवर्नमेंट कब इस प्रोजेक्ट को प्रोसीड नहीं करेगी, मतलब ऐसी क्या रीजन होगी द गवर्नमेंट वुड नॉट प्रोसीड विद दिस प्रोजेक्ट। तो एक बात आपको यहां पर समझ आ जानी चाहिए, द प्रोजेक्ट वुड नॉट बी प्रॉफिटेबल फॉर अ प्राइवेट फर्म का कोई लेना देना नहीं है इससे, पहली बात। द प्रोजेक्ट वुड कॉज नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, प्रोजेक्ट नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी कॉज नहीं कर रहा, नेट सोशल बेनिफिट हो रहा है, तो ये भी यूजलेस ऑप्शन है, यहाँ पे कोई इसका लेना देना नहीं है। देयर इज अ लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल फॉर द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, सी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि अगर नेट सोशल बेनिफिट है, प्रोजेक्ट फायदा पहुंचा रहा है सोसाइटी को, इकोनॉमी को फायदा पहुंचा रहा है, सबको फायदा पहुंचा रहा है, बट इन दी एंड अगर गवर्नमेंट के पास लिमिटेड कैपिटल अवेलेबल है तो वो नहीं कर पाएगी ये प्रोजेक्ट, कुछ भी हो जाए। ठीक है, एंड देयर वुड बी अ मोर, देयर वुड बी मोर हु लॉस्ट देन गेन्ड, ये भी अजीब सी बात है। क्लियर है? कंफ्यूजन हो गई थी, कोई मसला? सही से पढ़ लिया करो भाई सवाल। If the marginal cost of a good is lower than its price, if the marginal cost of a good is lower than its price, allocative efficiency has not been achieved. अच्छा जी, तो ग्राफ बना लेते हैं, इससे कंफ्यूजन हो जाएगी वरना। यहाँ पर मैंने लिख दिया प्राइस, कॉस्ट, रेवेन्यू, क्वांटिटी, मार्जिनल कॉस्ट कैसे बनती थी, ये हमारी मार्जिनल कॉस्ट है और ये हमारा आ गया एवरेज रेवेन्यू। सही है, ये पॉइंट होता है एलोकेटिव एफिशिएंसी का। सही है, ये कह रहा है कि हम किधर ऑपरेट कर रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं, एमसी इज लोअर देन प्राइस, तो बेसिकली प्राइस इज ग्रेटर देन एमसी, ऐसा ही है। तो ये इधर ऑपरेट कर रहा है, ए आर इज प्राइस ना, याद है ए आर इज इक्वल टू प्राइस, तो हम इधर ऑपरेट कर रहे हैं। तो मुझे क्या करना चाहिए अगर मुझे एलोकेटिव एफिशिएंसी, मुझे एक चीज बताओ, एलोकेटिव एफिशिएंसी अचीव करनी है तो क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्शन ऑफ द गुड क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, प्रोडक्शन ऑफ द गुड क्या करूंगा, इंक्रीज करूंगा, अगर मुझे एलोकेटिव एफिशिएंसी पे आना है। और प्राइस क्या होगी? प्राइस ऑब्वियस सी बात है कम होगी, तो प्राइस कम होगी तो प्राइस विल डिक्रीज, तो आंसर क्या होगा, सी। समझ आ गया? ये वही होता है जब आप क्वेश्चन सही नहीं पढ़ते ना, तो मोस्टली इश्यूज उधर ही आते हैं। तो 10 क्लियर है, 10 का आंसर सी। यही तो बंदा ग्राफ बना लेना तो कभी भी गड़बड़ नहीं होगी इस सवालों। ग्राफ के बगैर आप करोगे तो इसमें पक्का गलत करोगे।
मार्जिनल कॉस्ट है मुस्तफा, क्या किसी भी पॉइंट पे मेरी एमसी ने एक्सीड किया? ये वही वाला कॉन्सेप्ट है बेटे, रिवाइज करो। 10 का आंसर यहाँ पर सी है। एलोकेटिव एफिशिएंट वो पॉइंट होता है जहाँ पर सोसाइटी का बेनिफिट मैक्सिमाइज होता है। Question number 11, the diagram shows an industry's demand for and supply of labor. Initially, the market is in equilibrium, so initially we were at equilibrium, but the government introduced a minimum wage of OW0. So when the government introduced this minimum wage, इसकी वजह से quantity demand for labor इधर आ जाएगी and quantity supplied of labor इधर आ जाएगी, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है? QSL exceeds QDL, which leads to surplus of workers, which leads to unemployment. अच्छा, ऑप्शंस देख लेते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, तो मुझे एक चीज पता है कि इनिशियली व्हेन आई वाज एट इक्विलिब्रियम, जब मैं इक्विलिब्रियम पे था, मैं इधर था ना पहले। इनिशियली जब मैं इक्विलिब्रियम था तो मुझे पता है कि इस इक्विलिब्रियम पे, मुझे पता है कि इस इक्विलिब्रियम के ऊपर मेरा क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर वाज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर, ठीक है? इस इक्विलिब्रियम वाई के ऊपर द क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर वाज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर, एंड ऑब्वियसली जो डिमांड फॉर लेबर है वही इंप्लॉयमेंट से बेसिकली हमारा कनेक्ट होता है। जो क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर होती है ना, वही बेसिकली इंप्लॉयमेंट होती है। अब अगर आप मुझे एक चीज बताओ, मिनिमम वेज बढ़ने की वजह से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो रही है, तो इंप्लॉयमेंट भी कम हो रही है ना। इंप्लॉयमेंट भी कम हो रही है, तो बेसिकली इंप्लॉयमेंट कहाँ से कहाँ जा रही है? इंप्लॉयमेंट जा रही है फ्रॉम वाई टू एक्स, क्योंकि QTL से डिटरमिन होती है इंप्लॉयमेंट मेन। कि जितनी डिमांड होगी उतने को हायर करोगे ना आप, वर्कर जितना भी मार्केट में हो, सबकी नौकरियां थोड़ी लगी हुई होंगी। तो अ डिक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इक्वल टू XY इज द राइट आंसर। फेयर है? कोई मसला? सही है। तो इनिशियली हम इधर थे, QDL was equals to QSL, क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर was equals to क्वांटिटी सप्लाइड फॉर लेबर, लेबर मार्केट इक्विलिब्रियम पे थी। जैसे ही मिनिमम वेज लगी तो वेजेस बढ़ गई। फिर जैसे ही वेजेस बढ़ती हैं, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि वेजेस के बढ़ने से क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाता है और क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर बढ़ जाता है, क्योंकि वर्कर ज्यादा काम करना चाहते हैं, एम्प्लॉयर कम हायर करना चाहते हैं। तो QDL पहले यहाँ था पर अब यहाँ आ गया है, तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट तो कम हो गई है ना। तो एम्प्लॉयमेंट मेरी चले गई फ्रॉम वाई टू एक्स। ये वो MCQ है जो कि O लेवल में ही बहुत बार आता है। सही है। तो कंफ्यूजन यहाँ पर मेन यही होती है कि क्यों वाई से एक्स है, क्योंकि ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट की डिटर्मिनेशन डिमांड से होगी ना, वर्कर तो उतना ही हायर होगा जितनी डिमांड होगी उसकी, तो एम्प्लॉयमेंट तो QD से देखोगे। 11 का आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 12, द डायग्राम शोज द सप्लाई ऑफ लेबर फॉर टू सेपरेट मार्केट्स दैट इज एक्स एंड वाई। तो अगर आप नोटिस करो तो इसलिए मुझे सप्लाई कर्व ऑफ लेबर दिए हुए हैं ऑफ टू सेपरेट मार्केट्स एक्स एंड वाई। तो ये एक सप्लाई ऑफ लेबर इससे मुझे बना के दिया हुआ है, दैट इज इनइलास्टिक सप्लाई, और ये इसने मुझे एक बना के दिया हुआ दैट इज इलास्टिक सप्लाई। देखिए, एक फ्लैटर एक स्टीपर है, तो बेसिक नॉलेज है। व्हाट एक्सप्लेन द डिफरेंस इन द ग्रेडियंट्स ऑफ द लेबर सप्लाई कर्व। ग्रेडियंट्स का मतलब वही इलास्टिसिटी की स्लोप की बात कर रहा है, एक स्टीपर एक फ्लैटर है। मार्केट एक्स एज अ हायर मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये कोई इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को डिटरमिन नहीं करता। मार्केट एक्स एज अ हायर परसेंटेज ऑफ इट्स लेबर बिलोंगिंग टू द ट्रेड यूनियन, अगर मार्केट एक्स का ज्यादा वर्कर ट्रेड यूनियन का पार्ट होगा तो मार्केट एक्स के लेबर की डिमांड इनइलास्टिक हो जाएगी, सप्लाई के अफेक्ट नहीं आता। ये मेरी डिमांड को इनइलास्टिक करेगा, मतलब मार्केट एक्स की जो डिमांड है ना लेबर की, ये डिमांड का फैक्टर है। सही है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ लेबर का फैक्टर है ये। मार्केट एक्स एज अ हायर लेबर कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, अगर मार्केट एक्स का हायर लेबर कॉस्ट होगा एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल कॉस्ट, देन द डिमांड फॉर लेबर विल बी अगेन इनइलास्टिक। तो ये अगेन डिमांड का फैक्टर है। ये फैक्टर्स आपको याद होने चाहिए भाई। मार्केट एक्स हैज अ मोर स्पेसिफिक स्किल्स एंड ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर वाई देन वाई, बिल्कुल डी इज द राइट आंसर, विच मेक्स इट इनइलास्टिक सप्लाई। इसकी रीजन मैं बता देता हूँ भाई। अगर फॉर एग्जांपल मुझे मार्केट एक्स का काम करना है फॉर एग्जांपल, पर मार्केट एक्स का कुछ स्पेसिफिक स्किल्स और रिक्वायरमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, इफ आई वांट टू ज्वाइन मार्केट एक्स, तो मार्केट एक्स क्या मैं एकदम से ज्वाइन कर लूंगा? मतलब मार्केट एक्स में वेज बढ़ गई, लेट से मैं कहता हूँ मार्केट एक्स में वेज बढ़ गई, तो ये इनिशियली जैसे लेट से मैं कहता हूँ वेज ये चल रही है, मैं हमेशा क्लास से भी ऐसे ही बताता हूँ। तो इनिशियली वेज ये चल रही है, सही, और एम्प्लॉयमेंट ये चल रही है लेट से। अब जैसे ही वेज बढ़ी, जैसे ही वेज बढ़ी, आप फर्क नोटिस करो ना, आप फर्क नोटिस करो।
आप फर्क नोटिस करो कि मार्केट एक्स में इतना कम लेबर घुसा, क्यों कम लेबर घुसा? क्योंकि भाई रिक्वायरमेंट्स हैं, स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है भाई, ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, स्किल्स रिक्वायर्ड है। एकदम से सप्लाई ऑफ लेबर नहीं बढ़ सकता। पर मार्केट वाई में इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, अनस्किल्ड जॉब्स होंगी भाई, अनस्किल्ड जॉब्स होंगी, एकदम से आपकी सप्लाई बढ़ जाएगी, एकदम से मार्केट में हम एंटर कर जाएंगे, एकदम से मार्केट में एंटर कर जाएंगे, तो रिस्पॉन्सिवनेस का फर्क आ जाता है यहाँ पर फिर। तो 12 का आंसर विल बी डी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 ये क्या कह रहा है? ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, अगेन ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, बहुत बार आ चुका है। द टेबल शोज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट इनटू ऑक्यूपेशन, सी है एक्स एंड वाई, ठीक है। तो आप एनुअल वर्ड एनुअल वेज अगर देखो तो एनुअल वेज इसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ एनुअल लीव इसकी ज्यादा है, एवरेज लेंथ ऑफ वर्किंग वीक इसका ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी इसकी ज्यादा है, लेंथ ऑफ ट्रेनिंग कोर्स टू ऑब्टेन जॉब क्वालिफिकेशन इसकी ज्यादा है। मुझे एक चीज ये आप बताओ, एक बात, नहीं सॉरी, वेज इसकी ज्यादा नहीं है, सॉरी सॉरी, वेज इसकी ज्यादा है, ठीक है, दिमाग नहीं चलना मेरा अभी। तो वेज इसकी ज्यादा है, तो वेज इसकी ज्यादा है, नंबर ऑफ वीक्स इसकी, एनुअल लीव इसकी ज्यादा है, एवरेज लेंथ वर्क इसका ज्यादा है, जॉब सिक्योरिटी इसकी ज्यादा है, और ये ठीक है। तो अगर आप एक चीज नोटिस करने में अगर आपको यहाँ पर आ रही है, तो ये जो नॉन पेक्यूनरी एडवांटेजेस होते हैं, ये जो नॉन पेक्यूनरी एडवांटेजेस, ये बेसिकली नॉन फाइनेंशियल, ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स होते हैं। क्लियर है ये चीज? ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू है, तभी मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ। तो मसला, नॉन पेक्यूनरी एडवांटेज क्लियर है? ये नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस होते हैं, और अगर आप दोनों में फर्क नोटिस करो ना, तो ऑक्यूपेशन बाय में देयर आर मोर नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस देन एक्स, तो इसका आंसर डी होता है। मैं तो, मुझे तो याद है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। बाकी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होते, ये एमसीक्यू आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, तो काइंडली जरा ऑप्शन ज्यादा पढ़ लेते हैं। दोज एम्प्लॉयड इन ऑक्यूपेशन वाई अटैच ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू जॉब सिक्योरिटी। अब मुझे नहीं पता कि वाकई ऐसा है, क्योंकि इनकी लीव्स भी तो ज्यादा हैं। अब इनकी लीव्स भी ज्यादा है, इनकी जॉब सिक्योरिटी भी ज्यादा है, अब हमें क्या पता, जरूरी है थोड़ी है कि जॉब सिक्योरिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा है, क्या पता लीव को दे रहा हूँ। दोज एम्प्लॉयड इन कम ऑफ एक्स अटैच लेस इंपॉर्टेंस टू लेजर। अब ऐसा कोई भी नहीं करता, ये फालतू स्टेटमेंट है, ये लेजर एक्टिविटी मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कौन होता है भाई? देयर विल बी मोर कंपटीशन फॉर प्लेसेस ऑन ट्रेनिंग कोर्सेज टू एंटर ऑक्यूपेशन एक्स देन ऑक्यूपेशन वाई। जरूरी नहीं है। अब देखो, वो बंदे के पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि मुझे कौन सी ऑक्यूपेशन में जाना है। अब जरूरी थोड़ी है कि एक में कंपटीशन, जैसे अब इसका मतलब ये है कि ये कह रहा है कि ट्रेनिंग कोर्सेज जो एक्स के ना वहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होगा, इसका मतलब तो ये हुआ कि लोग एक्स में घुसना चाह रहे हैं भाई। क्या एक्सप्लेनेशन है एक्स में घुसने की? ऐसे ही कह रहा है रैंडम। तो डी करेक्ट आंसर है कि वाई में नॉन फाइनेंशियल एडवांटेजेस ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्स। सही। और बहुत पुराना एमसीक्यू, और ये बहुत बार आ चुका है, ये पहली बार नहीं है। 14 विच चेंजेस इन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट कौन सा होता है? जो इनकम टैक्स होती है, कॉर्पोरेशन टैक्स होती है। इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है। आर लाइकली टू इंक्रीज द इनइक्वालिटी। अच्छा, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को बढ़ाना है, इंक्रीज द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर आपको याद हो, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को अगर बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए क्या करोगे? बढ़ाने के लिए रिग्रेसिव टैक्सेस को बढ़ा दो और प्रोग्रेसिव टैक्सेस को कम कर दो, यही था। सही है। अगर आपको बढ़ाना है ना, तो एक काम करो, इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा दो। इनइक्वालिटी बढ़ानी है ना, गरीब की जेब से ज्यादा टैक्स जाएगा, अमीर भी उतना ही देगा, गरीब भी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स एक ऐसा टैक्स है जो कि रिग्रेसिव नेचर का है। क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स लगता है वो अमीर भी उतना ही देता है, गरीब भी उतना ही देता है। तो गरीब की इनकम से बड़ा हिस्सा जाएगा, तो इनइक्वालिटी बढ़ जाएगी। तो इनडायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो और प्रोग्रेसिव टैक्स को कम कर दो, क्योंकि अमीर की जेब से कम पैसा जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। अगर तुम्हें इनइक्वाल, हाँ, अगर मुझे इनइक्वालिटी को कम करना है तो रिग्रेसिव को कम करूंगा, प्रोग्रेसिव को बढ़ा दूंगा। सही है। तो 12 14 का आंसर विल बी। क्वेश्चन नंबर 15, अ गवर्नमेंट विशेस टू रिड्यूस द यूज ऑफ कार्स इन सिटीज। मुझे एज अ गवर्नमेंट शहरों में गाड़ियों के यूज को कम करवाना है। विच पॉलिसी शुड बी यूज्ड? अ डिक्रीज इन पार्किंग चार्जेस, नो, दिस विल इंक्रीज द यूज ऑफ कार्स, क्योंकि पार्किंग सस्ती हो जाएगी। लोअरिंग टैक्स ऑन पेट्रोल, दिस विल इंक्रीज द यूज ऑफ कार, क्योंकि गाड़ी चलाने की कॉस्ट कम हो जाएगी। रिस्ट्रिक्टिंग साइकिलिंग, अगेन दिस विल इंक्रीज द यूज ऑफ कार, क्योंकि साइकिल कम चलाओगे तो गाड़ी निकालोगे। सब्सिडाइजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, yes, because people will switch to public transport. And the people will switch away from private transport. तो परफेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 15 का डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 जरा हम देख लें अगर, तो क्या कह रहा है? इन अ कंट्री द टॉप 20% ऑफ अर्नर्स, in a country the top 20% of earners pay 45% in income tax, 25% in sales tax, जो कि इनडायरेक्ट टैक्स होता है। मतलब ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। सही है, ये डायरेक्ट होता है, ये इनडायरेक्ट होता है। कोई मसला?
and receive 5% in cash benefits. What is the percentage of disposable income for this group? अच्छा, disposable income का फॉर्मूला पता है किसी को यहाँ पे? Disposable income का फॉर्मूला होता है gross income minus taxes minus other deductions. और ग्रॉस इनकम में क्या आ जाता है? हर तरह की इनकम, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, हर तरह की फालतू पेमेंट जो मुझे मिल रही है मेरी ग्रॉस इनकम है। ग्रॉस का मतलब टोटल होता है, ग्रॉस का मतलब क्या होता है? टोटल होता है। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मुझे डिस्पोजेबल इनकम निकालनी है तो क्या करूंगा? सबसे पहले तो ग्रॉस इनकम मुझे पता करनी है ना। मेरी ग्रॉस इनकम क्या होगी मुझे ये तो बताओ जरा। मेरी ग्रॉस इनकम क्या होगी जरा देख के बताओ, कोई गैस मारो जरा। ग्रॉस इनकम में सब आता है, बोनस, कमीशन, हर चीज। तो ग्रॉस इनकम क्या होगी? ग्रॉस इनकम में क्या करूंगा? हम्म। हाँ तो देखो बेसिकली तरीका क्या है, तरीका क्या है? तरीका ये होगा करने का कि ग्रॉस इनकम तुम अलग से तो नहीं निकालोगे, सही है? ग्रॉस इनकम देखो इन दी एंड टोटल इनकम आपकी जो भी हो, सही है? पॉइंट यहाँ पर क्या होगा? पॉइंट यहाँ पर ये होगा कि आप बेसिकली क्या करोगे? आप बेसिकली ग्रॉस इनकम को लो 100, आप ग्रॉस इनकम को क्या लो? 100 लो, ठीक है? फिर आप इसमें से माइनस करो टैक्स को। टैक्स कितना है जो इनकम टैक्स में दे रहा हूँ? 45, मैंने माइनस कर दिया 45 को, सही है? अब मुझे एक चीज बताओ, मेरे पास आंसर यहाँ पर क्या आ रहा है? 100 - 45 क्या होता है? 55। पर 55 तो डिस्पोजेबल इनकम नहीं होगी ना, क्योंकि ग्रॉस इनकम में 5 को ऐड करना पड़ेगा। ग्रॉस इनकम में क्या करोगे? ग्रॉस इनकम में 5 को क्या करोगे? ऐड। तो मेरी ग्रॉस इनकम 100 तो है, पर ग्रॉस इनकम के ऊपर मुझे +5 का बोनस भी तो मिल रहा है। तो ग्रॉस इनकम 105 है, 105 में से 45 को माइनस करो, 45 को माइनस करोगे तो 60 आंसर आएगा। 60% इज योर डिस्पोजेबल इनकम। बोनस को ऐड करना पड़ेगा ग्रॉस इनकम में। ग्रॉस इनकम में सारी पेमेंट्स आती हैं भाई, कमीशन, बोनस, जो भी फालतू पेमेंट, कुछ भी जिसी तरह से मेरा पैसा बन रहा है। सेल्स टैक्स डिस्पोजेबल इनकम में थोड़ी आता है, डिस्पोजेबल इनकम में से इनकम टैक्स माइनस होता है भाई। इनडायरेक्ट टैक्सेस थोड़ी आते हैं, क्या हो गया? इनकम बोल रहा है, इनकम। गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है भाई इनडायरेक्ट टैक्स। वो तो तुम स्पेंडिंग करते हो तो कट जाता है, तुम्हारी इनकम में से थोड़ी कटता है ये। तो क्वेश्चन नंबर 17, which combination of circumstances is the most likely to lead to an increase in country's budget deficit? तो कंट्री का बजट डेफिसिट क्या होता है? देखो पहले तो बजट पता होना चाहिए। बजट क्या होता है? बजट होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर में सब आ जाता है, सही है? मतलब बेसिकली गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट रेवेन्यू में नॉर्मली टैक्स रेवेन्यू आता है। अब बजट डेफिसिट का मतलब बताऊं क्या होता है? सिंपल लिख देते हैं। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो देन गवर्नमेंट का रेवेन्यू। अब गवर्नमेंट के रेवेन्यू नॉर्मली क्या आता है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू में नॉर्मली टैक्स ही आता है नॉर्मली। तो अगर बजट डेफिसिट को इंक्रीज करना है तो क्या करूंगा? जी को बढ़ा दूंगा और टी को कम कर दूंगा। मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग मजीद बढ़ाऊंगा और टैक्स रेवेन्यू को मजीद कम करूंगा, तो ये डेफिसिट बढ़ता ही चला जाएगा। तो ऐसी क्या चीज है होगी जिससे मेरा डेफिसिट बढ़ जाएगा? तो पहली बात, जीडीपी तो कम होना चाहिए। जीडीपी कम होगा तो गवर्नमेंट पे बर्डन आएगा टू इंक्रीज दिस जीडीपी, तो फिर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग वगैरह बढ़ाएगा। या तो फिर नो चेंज भी एक सही ऑप्शन है, बस फर्क बढ़ाना है, फर्क। अच्छा, अब टोटल जीडीपी कम होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा, सीधी बात है। टोटल जीडीपी कम होगा तो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, इससे भी गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम होगा। अच्छा, इससे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग भी बढ़ जाएगी, क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे पैसे देने पड़ेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स पे स्पेंडिंग पैसे देने पड़ेंगे। और ये वाला पॉइंट चेंज रख दो, कोई मसला नहीं, तो बी आंसर होगा इसका, खत्म कहानी। बड़ा बेकार एमसीक्यू है। सही है, 17 में आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू अ सेंट्रल बैंक एंड टू अ कमर्शियल बैंक? तो बेसिकली फंक्शंस की बात कर रहा है, एक एक करके देख लेते हैं पहले। इशू बैंक नोट्स, यस सेंट्रल बैंक का काम होता है, कमर्शियल बैंक का काम नहीं होता। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, ये ऐसे ही एक ऑप्शन है, या ऑप्शन है। हमें क्या पता क्यों चेंज नहीं हो रही? बस नहीं हो रही चेंज। चेंज ना हो तो ज्यादा अच्छा है, या चेंज बढ़ जाए तो और अच्छा है। बेहतर ऑप्शन क्या है? मतलब फॉल और नो चेंज में से ऑप्शन था ना हमारे पास।
हमें फर्क बढ़ाना है बस। टैक्स रेवेन्यू कम हो रहा है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी जगह पे ही है, डेफिसिट बढ़ेगा। बेसिक मैथ है। तो इशू बैंक नोट्स। और देखो एक चीज को देखो, अब दिमाग में बिठा लो, इतना टेक्निकल नहीं जाना होता है एमसीक्यूज में। ऑप्शन से देखो, मुझे एक चीज बताओ सिंपल सी, मतलब लॉजिकल क्या लग रहा है यहाँ पे, अगर आप गवर्नमेंट स्पेंडिंग को डिक्रीज कर दोगे तो इससे तो डेफिसिट कम नहीं हो जाएगा, क्योंकि जेब से पैसा कम जा रहा है। तो लॉजिकल तो ये लग रहा है ना, नो चेंज। इससे बेहतर है चेंज ही ना हो, कम होने से बेहतर है चेंज ही ना हो। अब तुम जबरदस्ती इसको इंक्रीज करोगे तो फिर ये दोनों ऑप्शन मैच नहीं करेंगे। देखो थोड़ा सा टेक्निकल सोचना, इतना ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना होता, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना होता है एमसीक्यूज में भाई, वरना गलत कर दोगे। तभी कहते हैं कि हर ऑप्शन में ना टिक करते जाओ कि क्या हो रहा है। देखो जिस तरह मैं कर रहा हूँ, ये इशू बैंक नोट्स, यस नो, सही है, यस नो। तो एमसीक्यू नंबर 18 क्या बोला था, अगेन मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ। तो ये कह रहा था विच स्टेटमेंट अप्लाइज टू सेंट्रल बैंक एंड टू अ कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक इशू बैंक नोट करता है, बिल्कुल कमर्शियल बैंक नहीं करती। सेंट्रल बैंक कौन सी बैंक होती है, बैंक ऑफ ऑल बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक। सेंट्रल बैंक अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कमर्शियल बैंक क्या है, प्राइवेट सेक्टर, एचबीएल यूबीएल, ये सब प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं ये लोग। लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर कमर्शियल बैंक डूब रही होगी तो कौन पैसे देगा, सेंट्रल बैंक देगा। तो ये नहीं होता। मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, नो। अच्छा नो, यस, सही है। सेंट्रल बैंक प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करती, कमर्शियल बैंक करती है। रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, यस होगा ना, ये तो यस होगा, और ये नो होगा। क्योंकि क्योंकि सेंट्रल बैंक इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट एंड ऑल्सो द बैंकर टू द कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक विल रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट द कमर्शियल बैंक विल नॉट रिसीव डिपॉजिट डायरेक्टली फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो 18 का यहाँ पर आंसर आपका होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19, what is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? ऐसी कौन सी, what is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? So what is most likely to be the biggest contribution to sustainable economic growth in a developed economy? तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, जब फ्यूचर जनरेशन के लिए हमारी रिसोर्सेज बचे, डिप्लीट ना हो जाए ना। तो मूवमेंट फ्रॉम पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पे मेरे ख्याल में, बेकार ऑप्शन। एन इंक्रीज इन टेक्निकल ट्रेनिंग, यस, बी इज द राइट आंसर। सही है। एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ द पॉपुलेशन, नहीं, ये तो मसला है। और रेजिंग क्रेडिट लेवल्स, ये भी एक मसला है। तो बी इज द राइट ऑप्शन मेरे हिसाब से। टेक्निकल ट्रेनिंग करोगे तो सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी ना, एफिशिएंसी बढ़ेगी और वगैरह वगैरह। रिसोर्सेज कम वेस्ट कम होंगी, रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, विच पॉलिसी इज लाइकली टू इंक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी। एन इंक्रीज इन रीट्रेनिंग फैसिलिटीज, बिल्कुल गलत, ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम करेगी, क्योंकि वर्कर्स रिट्रेन होंगे तो दे विल इजीली एबल टू फाइंड अ जॉब। अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इनडायरेक्ट टैक्सेस, तुम इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाओगे तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जब तुम बढ़ाओगे तो इससे चीजें हो जाएंगी महंगी। इससे चीजें महंगी हो जाएंगी तो इकोनॉमी में कंजम्पशन कम होगा, इकोनॉमी में एडी कम होगा, एडी कम होगा तो प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड फॉर लेबर कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाएगी। बी इज द राइट आंसर। द कॉम्पोजिशन ऑफ सेलेक्टिव इंपोर्ट कंट्रोल्स, तुम इंपोर्ट कंट्रोल्स लगाओगे, तुम इंपोर्ट कंट्रोल्स क्या होते हैं, टैरिफ वगैरह ये सारी चीजें। तुम इंपोर्ट कम करोगे तो पीपल विल स्विच टू डोमेस्टिक कंजम्पशन। जब डोमेस्टिक कंजम्पशन पे स्विच करेंगे तो डोमेस्टिक का एडी बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, डोमेस्टिक का डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगा और बढ़ जाएगा, एंड डोमेस्टिक की अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हो जाएगी। तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो एन इंक्रीज इन द पब्लिक सेक्टर डेफिसिट, पब्लिक सेक्टर डेफिसिट का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट बढ़ रहा है। तो बजट डेफिसिट बढ़ना तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ेगी, टैक्स रेवेन्यू कम होगा, इससे तो एडी बढ़ना चाहिए भाई। ये भी नहीं होगा। बी आंसर है 20 का। 20 का बी आंसर है, बहुत आसान है यार ये तो। ये पेपर मेरे हिसाब से तो बहुत आसान है फिलहाल, कुछ भी इसमें टेक्निकल ऐसी कोई चीज नहीं आई है जो आपको ऐसी हो कि आप बोलोगे यार ये तो बड़ा मुश्किल एमसीक्यू है। तो मसला है यहाँ तक। 21, व्हाट डज एक्सेलरेटर प्रिंसिपल स्टेट। तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या होता था, एक एक करके देख लेते हैं। कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ कंजम्पशन इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, ये एमपीसी होता है कि चेंज इन कंजम्पशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम। सही है, इनकम इज द फंक्शन ऑफ द रेट इन द चेंज ऑफ इन्वेस्टमेंट, बी आंसर है।
सही है। नहीं, इनकम इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, ये मल्टीप्लायर है। ये मल्टीप्लायर है। अच्छा क्यों मल्टीप्लायर है मैं बता देता हूँ। इनकम इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम पे क्या इफेक्ट आ रहा है, ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है। कि मेरी इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से या गिरने से कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा तो मेरी इनकम पे चेंज आएगा, कितना मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा तो मेरी इनकम पे चेंज आएगा, तो दिस इज मल्टीप्लायर। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इनकम, इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इनकम। तो सी इज द राइट आंसर, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल यही होता है। एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या होता है अगर आपको याद हो, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज इंड्यूस्ड, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ इनकम, इन इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। अगर आपको याद हो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल, तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल क्या होता था, एक्सेलरेटर प्रिंसिपल कहता था कि इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन इनकम, ऐसा ही है। ये होता था एक्सेलरेटर, अल्फा टाइम्स बताता था, ये एक्सेलरेटर है। कि भाई अल्फा टाइम्स बताता है कि मेरी एडिशनल इनकम का कितना प्रोपोर्शन इन्वेस्टमेंट में गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ चेंज इन इनकम इज 100%, पर उसमें से 40% लेट से इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, तो कितना पैसा चेंज इन इनकम का इन्वेस्टमेंट में जा रहा है, वो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल। और ऑब्वियस सी बात है चेंज इन इनकम से इन्वेस्टमेंट हो रही है, चेंज इन इनकम से इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन इनकम। तो एक्सेलरेटर प्रिंसिपल का रूल ये होता है, इंड्यूस्ड होती है इन्वेस्टमेंट। फिर ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इन्वेस्टमेंट इज द फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये कौन बोलता है, ये एमएससी प्रिंसिपल बोलता है। एमएससी प्रिंसिपल क्या बोलता है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। ये इन्वेस्टमेंट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इंटरेस्ट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी। सही है, तो ये तो बहुत अच्छा एमसीक्यू है भाई, तो काफी कॉन्सेप्ट आपके रिवाइज हो गए, इससे ये रिपीट हुआ है, ये पुराना पुराना एमसीक्यू है, नया तो नहीं है। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, एमएससी प्रिंसिपल। इन्वेस्टमेंट इज अ फंक्शन ऑफ द रेट ऑफ चेंज इन इनकम, एक्सेलरेटर। इनकम is a function of the rate of change of investment is multiplier, and consumption is a function of the rate of change of income is MPC। ये सबकी डेफिनेशन सही है बेसिकली। 20, बिल्कुल सही है, क्लियर है। तो 22 अगर हम देखें तो 22 में ये क्या कह रहा है, विच गवर्नमेंट एम इज लीस्ट लाइकली टू बी अचीव्ड यूजिंग मैक्रो इकोनॉमिक मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स। लो अनएम्प्लॉयमेंट लेवल मॉनेटरी पॉलिसी से हो सकता है, मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कभी भी नहीं होगा, स्टेबल एक्सचेंज रेट भी हो सकता है, स्टेडी प्राइस लेवल भी हो सकता है। मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन से मॉनेटरी पॉलिसी का लेना देना नहीं है, ये बड़ा आसान एमसीक्यू है। A government adopts an expansionary fiscal policy. Expansionary fiscal policy क्या होती है, when you increase government spending and reduce tax levels to increase the economic growth rate, बिल्कुल। What other macroeconomic objective is policy likely to help? तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी क्या करेगा, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग को बढ़ाएगा और टैक्स को कम करेगा ना, तो इससे तो एडी बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो एडी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होगी, तो फुल एम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव ये अचीव कर लेगा। सही है। अच्छा एडी बढ़ेगा तो इकोनॉमी में शॉर्टेज होगी, उस शॉर्टेज की वजह से डिमांड पर इन्फ्लेशन आ जाएगी, तो प्राइस लेवल तो बढ़ जानी है, तो प्राइस लेवल बढ़ जाएगी तो स्टेबल प्राइस लेवल का तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होगा। और और जब इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी तो कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट वगैरह बढ़ रही है ना, तो इससे क्या होगा, इससे आपके इम्पोर्ट्स नहीं बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप पैसा अगर आपके पास आएगा तो आप इम्पोर्ट भी करोगे, अब इम्पोर्ट करोगे तो तुम्हारी कंट्री से पैसा आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो करंट अकाउंट क्या होगा, करंट अकाउंट वर्सन होगा, तो ये भी सरप्लस भी नहीं होगा, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई मसला। बिल्कुल समझ आ गया। सही है, 24 पे आ जाओ।
24 क्या कह रहा है? कंट्री एक्स डिसाइड्स टू डीवैल्यू इट्स करेंसी टू एलिमिनेट अ बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। बिल्कुल एक अच्छी पॉलिसी होती है, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी कहते हैं इसको। अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर रहा हूँ, अपनी करेंसी को गिरा रहा हूँ जानबूझ के। अपनी करेंसी को गिराऊंगा जानबूझ के तो एक्सपोर्ट की प्राइस क्या होगी? कम। इम्पोर्ट की प्राइस क्या होगी? ज्यादा। जब एक्सपोर्ट की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो इम्पोर्ट कम होंगे, तो करेंसी से आउटफ्लो कम हो जाएगा, बीओपी डेफिसिट कम हो जाएगा। एक्सपोर्ट की प्राइस कम होगी तो हमारे इनफ्लोज बढ़ जाएंगे, इनफ्लोज बढ़ जाएंगे तो इससे भी डेफिसिट कम हो जाएगा। तो बेसिकली आपको डेफिसिट का मतलब यहाँ पर पता होना चाहिए। डेफिसिट का मतलब होता है व्हेन आउटफ्लोज आर ग्रेटर देन इनफ्लोज। तो किसी तरह इसको मुझे कम करना है। और पहला ऑप्शन ही यहाँ पर आपका कनेक्ट कर रहा है कि पॉजिटिव इफेक्ट पूछा है इसने। Why might devaluation have a positive effect on its macroeconomy? Because competitive pricing of exports, obviously exports सस्ते हो रहे हैं ना, तो competitive pricing of exports may create employment potential in country X। क्योंकि अगर मेरी एक्सपोर्ट्स कंपेरेटिव है, एक्सपोर्ट सस्ती हैं, तो एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, इससे प्रोडक्शन बढ़ेगी, इंप्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो ये आंसर है। फॉरेन इंपोर्टर्स में डेप्रिशिएट देयर ओन करेंसी, तो ये तो एक नेगेटिव इफेक्ट है। इन इलास्टिक डिमांड फॉर इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स वुड कॉस्ट इन्फ्लेशन इन द कंट्री, ये भी नेगेटिव इफेक्ट है कि इंपोर्ट महंगा तो इंपोर्टेड इन्फ्लेशन आ जाएगी। लॉस ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज बाय कंट्री एक्स में रिड्यूस गवर्नमेंट, ये भी एक नेगेटिव इफेक्ट है। तो पॉजिटिव इफेक्ट सिर्फ एक ही है जो कि ए है। 25 which cause of economic growth, which cause of economic growth would involve the least cost for present and future generations of a country's population? Again ये तो सस्टेनेबल ग्रोथ की बात नहीं कर रहा, ये तो एक ही एमसीक्यू दो बार नहीं दे दिया इसने, पीछे भी तो आया था एक। इंक्रीज एक्सपोर्टेशन ऑफ कंट्रीज मिनरल रिसोर्सेज नहीं, लीस्ट कॉस्ट ना। इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय बोरोइंग फ्रॉम अब्रॉड नहीं, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस बाय हाई रेट्स ऑफ डोमेस्टिक सेविंग्स नहीं, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस, यही आंसर है। सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए तो यही करना पड़ेगा भाई। क्लियर है तो मसला। 26 which additional components may be included when measuring economic development that are not included in the measures of economic growth? तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में फर्क क्या है? देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब होता है रियल जीडीपी का बढ़ना, और आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए देयर शुड बी इकोनॉमिक ग्रोथ। सही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी तब तक इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा। और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ बस ये एक चीज को और देखता है, दैट इज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब रियल जीडीपी देखो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ भी शामिल है, बस एक एक्स्ट्रा चीज है जो कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इंक्लूडेड होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, पर इकोनॉमिक ग्रोथ में नहीं होता। तो इससे पूछा यही है, विच एडिशनल कंपोनेंट्स may be included when measuring economic development that are not included in the measures of economic growth? तो changes in the distribution of income is included in the standard of living वाला part economic development का। Level of poverty is included in economic development standard of living वाला part। Real income per capita is included in economic growth also। तो ये एक ऐसा चीज नहीं है जो कि economic development में extra है, ये तो economic growth में भी है। तो yes, 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 no, सी आंसर। ठीक है। 27 विच कर्व इज शोन इन द डायग्राम? इनकम इनइक्वालिटी लिखी हुई है और इनकम पर कैपिटा लिखा हुआ है, जो कुजनेट कर्व है ये। लेफर कर्व क्या होता है? लेफर कर्व ये होता है, यहाँ पर लिखता है टैक्स रेवेन्यू, यहाँ पर लिखता है टैक्स का रेट, और यू बनता है ये। लॉरेंस कर्व क्या होता है? लॉरेंस कर्व भी इनइक्वालिटी का ही कर्व है, अगर आपको याद हो, ये मैं बना नहीं रहा। ये इनइक्वालिटी ऑफ इनकम को मेजर करता है। कुजनेट कर्व दोनों का यही काम है। फिलिप्स कर्व आपको पता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का नेगेटिव रिलेशनशिप बताता है ना, ये इन्फ्लेशन का रेट आता है और ये अनएम्प्लॉयमेंट का रेट आता है, और फिर वो डाउनवर्ड स्विंग, वो सारी सेटिंग होती है। तो 27 का आंसर मेरे हिसाब से यहाँ पर ये है। Which indicator is least likely to be used when measuring comparative economic development of an economy? ये क्यों रिपीट हो रही है चीजें? इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगेन वही बात है ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेजर कर रहा है, तो स्कूलिंग देखेगा, बिल्कुल एजुकेशन का पार्ट है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी दे देगा, हेल्थ का पार्ट है। लेवल ऑफ जीएनपी भी देखेगा। तो बेसिकली ये तो एचडीआई है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तीन चीजें तो आती है, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज अ मेजर ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एचडीआई देखना पड़ता है, साइज ऑफ पॉपुलेशन नहीं देखता। लीस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली क्या?
हाँ तो लीस्ट लाइकली ये होगा ना, मतलब लीस्ट लाइकली ये होगा, जो नहीं करता वो होगा, मतलब बेसिकली ये सब होंगे, ये नहीं होगा, ये वही कह रहा हूँ। विच इंडिकेटर इज लीस्ट लाइकली टू बी यूज, ये यूज होगा, ये भी यूज होगा, ये भी यूज होगा, पर ये यूज नहीं होगा, लीस्ट लाइकली यही है, तो डी आंसर है, मतलब सिर्फ ये एक स्टैंड अलोन यूज नहीं होगा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तीन चीजें आती हैं जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट है, स्टैंड और लिविंग का पार्ट है, तो वो होंगी, पर ऑप्शन डी नहीं होगा। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी? एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी मैंने आपको पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी आर यूज्ड टू रिड्यूस करंट अकाउंट डेफिसिट्स। मैंने आपको विजुअली भी ये सिखाया था पहले, मैं वापस सिखा रहा हूँ। एक बंदा यहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बाद दो ऑप्शन है, वो या तो इम्पोर्ट करेगा या तो वो डोमेस्टिक कंजम्पशन करेगा, ऐसा ही है भाई। स्विचिंग पॉलिसी का पॉइंट ये होता है कि कंज्यूमर के एक्सपेंडिचर को स्विच करो फ्रॉम इम्पोर्ट्स टू डोमेस्टिक, मतलब इम्पोर्टेड कंजम्पशन का रास्ता बंद करो ताकि वो स्विच करके यहाँ चले जाए। तो अब मसला बताऊं क्या है, ये इंक्रीज इन इनकम टैक्स कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट ये कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। ये दोनों जो पॉलिसीज है ना, ये एक्सपेंडिचर डैम्पिंग है, ये दोनों पॉलिसीज एक्सपेंडिचर डैम्पिंग है, या दूसरे लफ्जों में आप इसको क्या बोल सकते हो, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग। अब एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी बताऊं क्या करती है, इसका भी विजुअली बना के दे देता हूँ। बंदा यहाँ पर वापस खड़ा हुआ है, रिड्यूसिंग पॉलिसी का बता रहा हूँ, सही है, ये स्विचिंग है, ये देख लो, ये स्विचिंग है। अब रिड्यूसिंग का देखो क्या होता है। रिड्यूसिंग में ये होता है कि बंदे के पास इंपोर्ट का ऑप्शन है, बंदे के पास डोमेस्टिक कंजम्पशन का भी ऑप्शन है। गवर्नमेंट बताऊं क्या करती है, दोनों रास्ते बंद कर देगी। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी में यही तो होता है कि भाई बंदे की इनकम ही कम कर दो ना, वो इंपोर्ट करेगा ना एक्सपोर्ट, क्योंकि आप खुद देख लो ना, इनकम टैक्स को बढ़ाओगे इनकम कम होगी, इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाओगे मतलब एडी बेसिकली कम हो रहा है कंट्री का, जीडीपी भी कम होगा, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से भी यही होगा, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होंगे। बट टैरिफ एक ऐसा ऑप्शन है जो कि स्विचिंग पॉलिसी का पार्ट है, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज, इवन डीवैल्यूएशन बहुत स्विचिंग पॉलिसी, जो हमने पीछे भी एमसीक्यू करा था। तो टैरिफ इज अ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इंपोर्ट को महंगा करके लोगों को स्विच करा देगी डोमेस्टिक कंजम्पशन पे। इंक्रीज इन द मनी सप्लाई तो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, यहाँ पर तो इससे तो वर्सन हो जाएगा सिचुएशन, ये तो मकसद ही पूरा नहीं कर रहा, ये तो डेफिसिट को बढ़ा देगा, क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट गिरेगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इंपोर्ट बढ़ जाएंगे, तो इट इज नॉट अ स्विचिंग पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इज अ डैम्पिंग पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी इज अ डैम्पिंग पॉलिसी। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज जो है वो एक्सपेंडिचर स्विचिंग होती हैं, और ये तो कोई एक्सपेंशनरी मॉनेटरी और फिस्कल का तो कोई काम ही नहीं। लास्ट एमसीक्यू जो यहाँ पर है वो है, लेबर फ्रॉम लो इनकम कंट्रीज ऑफन माइग्रेट्स टू हाई इनकम कंट्रीज एंड फाइंड जॉब्स, हाउ वुड सच अ मूवमेंट ऑफ लेबर लाइकली टू अफेक्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द प्रेशर ऑफ वेज राइज इन द हाई इनकम? जाहिर सी बात है, जब लो इनकम कंट्री से वर्कर्स हाई इनकम कंट्रीज में जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो हाई इनकम कंट्री के ऊपर इफेक्ट पूछा है ना, तो हाई इनकम कंट्री का जीडीपी तो बढ़ना ही बढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां पर लोग जाके काम करेंगे, आउटपुट बढ़ेगा, पर वहां पर प्रेशर ऑन वेज राइजेस भी तो कम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर जब स्किल्ड वर्कर्स बढ़ जाएंगे तो सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है ना, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो इससे वेजेस के ऊपर प्रेशर कम होगा, तो इसका सही आंसर होगा सी। और इकोनॉमिक ग्रोथ इसलिए होगी क्योंकि आउटपुट बढ़ेगा, तो 2030 का आंसर सी है, सही है। इस पेपर की मार्किंग स्कीम मैंने रिसेंटली भेजी थी ग्रुप में, मैं देख लेता हूँ। हमने पहले भी बात करी थी इसके बारे में मेरे ख्याल में। इसकी एमएस क्या है, इसकी एमएस 3-2 की है, वो एमएस बोल रहा हूँ, थ्रेशोल्ड इसका है 23 आउट ऑफ 30 पे ये ए दे रहा है, और 21 आउट ऑफ 30 पे ये बी दे रहा है, 18 आउट ऑफ 30 पे ये सी दे रहा है, 15 आउट ऑफ 30 पे ये डी दे रहा है, और 12 आउट ऑफ 30 पे ये ई दे रहा है। तो काइंडली क्वेश्चन सही से पढ़ो, सारे ऑप्शन जिस तरह मैं सॉल्व करता हूँ उस तरह से करो, सही है, तो तरीके से, ठीक है। तो लास्ट एमसीक्यू में प्रेशर ऐसे कम हो रहा है कि सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ी है ना, बेटे लिख तो दिया, वर्कर्स जा रहे हैं इनकम कंट्री में, वर्कर्स बढ़ रहे हैं भाई, सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ेगी तो पैसे कम नहीं होंगे, समझ रहे हो?